हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। तो आज के हम सेशन में क्या देखने वाले हैं कि मैथ के जितना भी इंपोर्टेंट फार्मूला है सारे इंपोर्टेंट फार्मूला को देखने वाले हैं, क्योंकि बाबू एग्जाम में आपके मैथ के फार्मूला से लगभग ना 15 से 20 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का सवाल आता है? 15 से 20 नंबर का सवाल आता है। तो देखो, पहला चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 के क्या नाम है बता दो? तो चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में क्या होता है ना कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है। इसमें बहुत सारा क्या होता है? फार्मूला आता है। इसे हम फार्मूला पहला बोलते हैं, फार्मूला नंबर ए बोलते हैं बाबू। इसमें क्या होता है ना कि भाज्य बराबर फार्मूला आता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस के शेषफल। प्लस के क्या होता है बाबू? प्लस के शेषफल होता है। प्लस क्या होता है? शेषफल। तो फार्मूला नंबर 1 हो गया। ये फार्मूला नंबर क्या हो गया? 1। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बाबू? सुनना ध्यान से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं a बराबर BQ प्लस R। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? a बराबर BQ प्लस R। ये भी बोलते हैं, आप लोग याद रखना इसको। अगर बाबू यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बताओ, यहाँ से a तो हो गया। अगर हम पूछेंगे कि बता दो यहाँ से आप कि भाजक का फार्मूला क्या होगा? क्या फार्मूला? भाजक का फार्मूला क्या होगा? तो आप लोग भाजक का फार्मूला कैसे निकालोगे? तो देखो, भाज्य में से शेषफल घट जाएगा। भाज्य में से शेषफल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और वो बट्टा में क्या आ जाएगा? तो बट्टा में भागफल आ जाएगा। बट्टा में क्या आ जाएगा? तो भागफल आ जाएगा। ठीक है ना? वैसे ही बाबू भागफल का फार्मूला होगा यहाँ पे लिखते हैं बाबू भागफल का जो फार्मूला होगा वो भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? भाज्य में से शेषफल को घटा देंगे, भाज्य में से शेषफल को घटा देंगे और बटा में किससे भाग करेंगे? इस बार भागफल पूछ रहा है तो भाजक से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे हम लोग? तो भाजक से भाग करेंगे। तो बताओ, इतना सबको याद हो गया? बोलो लो, इतना याद हो गया तो बहुत अच्छा बात है बाबू। फार्मूला नंबर 1 है, फार्मूला 2 है, 2 है, और ये फार्मूला नंबर 3 है, और ये फार्मूला नंबर बाबू 4 है। इसको बाबू हम लिख देते हैं हिंदी में, एथी में लिख देते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है, और अगला है बाबू 4 नंबर आता है। किस पे आता है बाबू? 4 नंबर में। इसमें फार्मूला होता है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। याद रखना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने का एचसीएफ। अगर हम पूछ दे खाली कि बताओ यहाँ पे खाली पहला संख्या का क्या फार्मूला होगा? तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या हो जाएगा। अगर हम पूछ दे कि बताओ दूसरा संख्या का क्या फार्मूला होगा? तो एलसीएम गुने एचसीएफ और बटा में पहला संख्या हो जाएगा। क्या हो गया? पहला संख्या हो गया। तो इतना फार्मूला आप लोग को याद रखना है। अगर हम बोल दे कि बताओ खाली एलसीएम का क्या फार्मूला होता है, अगर हम बोल दे कि एलसीएम का क्या फार्मूला होता है, तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा में एचसीएफ, ये हो जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करते हैं कि बताओ एचसीएफ का क्या फार्मूला होता है, तो बोलना पहला गुने दूसरा बटा में क्या चाहिए? एलसीएम। तो चैप्टर 1 में आपको इतना ही फार्मूला को याद रखना है। चैप्टर 1 में आपको इतना ही फार्मूला को याद रखना है। अब आते हैं हम लोग बाबू चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर काची में 2 में आते हैं कि चैप्टर नंबर किन बातों को आपको याद रखना है। चैप्टर नंबर 2 में आपको किस किस बातों को ध्यान में रखना है, तो देखना ध्यान से। चैप्टर नंबर 2 क्या है कि चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है, चैप्टर जो 2 का नाम है, उसका नाम है बाबू बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और बहुपद कौन है या नहीं उसको जानने के लिए हम लोग पूर्ण संख्या देखते हैं। एक्स वाई के मान को क्या देखते हैं हम? एबीसीडी वाले मान के पावर को हम देखते हैं पूर्ण संख्या है कि नहीं। ठीक है ना? कोई पूछेगा कि बताओ कि बहुपद में एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद होता है। एक जानते हो क्या होता है? एक होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। एक द्विघात बहुपद होता है। और एक क्या होता है? त्रिघात बहुपद होता है। एक क्या होता है? त्रिघात बहुपद होता है। एक द्विघात बहुपद, एक रैखिक बहुपद, एक त्रिघात बहुपद होता है। जानते हो इसका व्यापक रूप पूछता है एग्जाम में। क्या पूछता है? व्यापक रूप पूछता है एग्जाम में कि रैखिक के क्या हो जाएगा? तो ax प्लस के b हो जाएगा। द्विघात के क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस के
प्लस के bx प्लस के c हो जाएगा, त्रिघात के क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस के bx ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। ये बाबू व्यापक रूप आपके एग्जाम में पूछता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या करेंगे बाबू, याद रखेंगे। ये भी पूछता है कि बाबू एक घात क्या होता है, इसका घात क्या होता है, तो 1 होता है, इसका घात 2 होता है, और इसका घात जो है ना, इसका घात बाबू 3 होता है। इसका घात कितना होता है, 3 होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब कोई पूछेगा कि बताओ बहुपद के क्या फॉर्मूला होता है, कोई पूछे कि बहुपद के क्या फॉर्मूला होता है, तो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस में बीटा और इंटू में एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा होता है, प्लस के अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बताओ सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यस टाइप करेंगे, यस सर, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो अगला इसमें आगे हम जो लेने वाले हैं फॉर्मूला, इसमें तो अल्फा प्लस के बीटा मतलब मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू के बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए होता है। उसके बाद होता है 1 बाई अल्फा प्लस के 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस के 1 बाई बीटा। एक का फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटा सी, माइनस के बी बटा क्या होता है, सी होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, इस बात को भी क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है। तो बताओ बाबू, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, यहां तक क्लियर है। और कहोगे तो हम आगे और फॉर्मूला बता देंगे कि अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, एक और फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला माइनस के बी बटा ए होता है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बटा ए होता है। और इसमें अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, इसका फॉर्मूला सी बटा ए होता है। सी बटा क्या होता है, ए। और अगला क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू में गामा प्लस के गामा इंटू में अल्फा, इसका क्या फॉर्मूला होता है बाबू, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो सी बटा ए होता है। सी बटा क्या होता है, ए। और एक जो फॉर्मूला आता है माइनस के डी बटा ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के डी बटा ए होता है। तो बताओ बाबू, सबको याद है? यहां तक सबको क्लियर है? तो बाबू कमेंट करो यस सर। यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो बाबू चैप्टर नंबर 2 में इतना ही फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो बाबू इसको हम आगे बढ़ते हैं, इससे क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर काची पे आएंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे कि चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर कौन कौन से फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, तो चैप्टर नंबर जो 3 है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं होता है, इसके बराबर में खाली वही ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर में 0 हो जाता है। बराबर में क्या होता है, 0। इसमें बाबू 1 नंबर बात, 2 नंबर बात और 3 नंबर बात, बस तीनों को बात याद रखना है। जब a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो क्या होगा, a1 बाई a2 और इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तो क्या होगा, a1 बाई a2 फिर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई का चीज इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे इसकी स्थिति क्या होगा, यहाँ पे इसका स्थिति क्या होगा, तो देखना बाबू, यहाँ पे बाबू याद रखना तो सब संगत होता है। यहाँ पे क्या होगा, संगत होगा, यहाँ पे असंगत होगा, यहाँ पे क्या होगा, असंगत होगा, यहाँ पे भी क्या होगा बता दो, संगत होगा, यहाँ पे क्या होगा तो संगत होगा, यहाँ पे क्या होगा, संगत। देखना ध्यान से, संगत होगा तो हल होगा, संगत नहीं होगा तो हल नहीं होगा, संगत होगा तो हल होगा, संगत नहीं होगा तो हल नहीं होगा। तो देखना यहाँ पे संगत है तो अद्वितीयक हल होगा, अद्वितीयक मतलब एक हल होगा, अद्वितीयक हल होगा, अद्वितीयक हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीयक हल होगा। देखो संगत नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे बाबू संगत है तो हल होगा, यहाँ पे सब बराबर है तो यहाँ पे अनेक हल होगा। कैसा हल होगा, अनेक हल होगा। कैसा हल होगा बता दो बाबू, अनेक हल होगा। और यहाँ पे एक और बात याद रखना कि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे रेखा कैसी होती है, तो एक प्रतिच्छेदी होती है, एक समानांतर होती है, एक संपाती होती है। ये वाला क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ये वाला क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा और ये समानांतर होगा और ये क्या होगा, संपाती होगा।
संपाती का मतलब समझो, ये भी समझा देते हैं बाबू, रेखा को भी समझा देते हैं कि सब रेखा ये होता क्या है। देखो अगर एक रेखा पर दूसरा का रेखा चढ़ जाएगा तो इसको संपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संपाती बोलेंगे। और ये एक दूसरे को काट देगा तो ये प्रतिच्छेद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? प्रतिच्छेद कहेंगे। और दो रेखा एक दूसरे के सामने है तो इसको क्या कहेंगे हम? समानांतर रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? समानांतर रेखा कहेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको इतना ही बातें को याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में आया होगा। तो आते हैं चैप्टर नंबर 3 के बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 क्या है आप लोग देखो, चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है देखना ध्यान से। चैप्टर नंबर 4 पाठ का नाम है बाबू जानते का? विवेचक। पाठ का क्या नाम है? विवेचक। चाहे इसको द्विघात समीकरण, इसका क्या नाम है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इसमें मेन रूप से हम देखिए क्या निकालना सीखते हैं हम लोग? विवेचक निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं? विवेचक। विवेचक निकालना सीखते हैं। इसको विवेचक डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर के माइनस के 4ac। और इसमें 3 गो बात याद रखना है। कौन बात याद रखना है? 3 गो। जब d के मान 0 से बड़ा होगा, जब d के मान 0 के बराबर होगा, जब d के मान 0 से छोटा होगा अर्थात माइनस में होगा, अर्थात काची में होगा तो माइनस में होगा, तब क्या क्या होगा देखना। जब d के मान ना 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होता है। मूल कैसा होता है? वास्तविक होता है। मूल वास्तविक होता है और समान होता है। मूल वास्तविक होता है और क्या होता है? समान होता है। जब d के मान 0 से बड़ा होगा तो मूल तब भी वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा। और क्या होगा? असमान होगा। और क्या हो जाएगा? असमान होगा। असमान होगा। और यहाँ पे बाबू क्या होगा ना कि काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। तो बताओ ये बाबू आप लोग को बात याद रहेगा। और इसमें डी का एक और फॉर्मूला आता है एक्स का जो फॉर्मूला होता है, एक्स मतलब मूल होता है। क्या बाबू? मूल। मूल का जो फॉर्मूला आता है माइनस के बी प्लस माइनस के रूट में डी बटा में कौन है? 2a। या इसी को हम और तरीका से लिख सकते हैं माइनस के बी प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा में क्या चीज? 2a। तो यहाँ तक बाबू चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 में आप लोग को इतना ही सीखना था फॉर्मूला। आप लोगों को कितना है? इतना ही सीखना था फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारा फॉर्मूला याद होगा, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 4 के बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर कच्चे में आएंगे हम लोग, तो चैप्टर नंबर 5 में आएंगे। चलो 5 नंबर में क्या है तो सब देखते जाना लोग कि 5 नंबर में क्या है। चैप्टर 5 का नाम है बाबू समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर का 5, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं बाबू? समानांतर श्रेणी बोलते हैं। और शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, देखने वाले हैं बाबू। बताओ यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला के सार्वअंतर का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहला फॉर्मूला के सार्वअंतर को डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला a2 माइनस के a1। उसके बाद 2 नंबर में आता है बाबू 2 नंबर में आता है कि एनवा पद। कौन पद? एनवा पद को an से इसका फॉर्मूला a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में क्या चीज? d। a n का है अंतिम पद है, n का है पदों की संख्या है, a का है प्रथम पद है, d का है तो सार्वअंतर है। क्या बाबू? सार्वअंतर है। चलो उसके बाद इसमें 3 नंबर फॉर्मूला याद रखना तुम लोग कि Sn का मतलब होता है योग। Sn का मतलब क्या होता है? योग। योग कैसे निकालते हैं? n बट्टा में 2 इंटू में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn का, n बट्टा में 2 इंटू में a प्लस के an। एक और फॉर्मूला होता है Sn का, n बट्टा में 2 इंटू में a प्लस के l। क्या होता है? a प्लस के l, ठीक है ना। तो आपको एपी में इन सारे बातों को ध्यान में रखना है कि एपी में क्या क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में आया होगा कि चैप्टर नंबर
चार में क्या क्या पांच में हम लोग कौन कौन से फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं बाबू अगला चैप्टर की बात करते हैं कि बाबू देखो चैप्टर नंबर जो 6 है ना, चैप्टर नंबर 6 है, एक से कोनो फॉर्मूला नहीं पूछता है। चैप्टर नंबर 6 से खाली सवाल पूछता है। तो चैप्टर 6 में कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आएंगे बाबू हम लोग किस में आएंगे, तो चैप्टर नंबर 7 में आएंगे। किसमें आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में आएंगे कि चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या है। पाठ का नाम है बाबू निर्देशांक ज्यामिति। पाठ का क्या नाम है बता दो, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। चैप्टर 7 का क्या नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना बाबू, निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें आप लोग को देखना है बाबू निर्देशांक ज्यामिति में कि ये वाले के इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष। और इसमें आप लोग को क्या क्या बात याद रखना है कि एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बता दो, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, क्षैतिज। हम जो भी बात बताएं अब याद रखना है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष को बोलते हैं उदर्ग रेखा। क्या बोला जाता है, उदर्ग रेखा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, उदर्ग रेखा बोला जाता है। और जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो कटान बिंदु होता है इसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू बता दो, मूल बिंदु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। हम जो भी बात बोलेंगे एग्जाम में डायरेक्ट होगा वो सवाल पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है। किसी भी बिंदु को देखो, इसमें 4 गो पाद बिंदु होता है। इसमें पादों की संख्या चतुर्थांश को होता है, पहला चतुर्थांश से, ये दूसरा चतुर्थांश से, इसको चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बिंदु बोलते हैं। इसको चतुर्थांश या पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाद। तो ये प्रथम, द्वितीय, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया, चौथा हो गया। पहला में दोनों बाबू प्लस में होता है, और इसमें एगो माइनस में एगो प्लस में होता है। इसमें दोनों माइनस में होता है, और इसमें एगो प्लस में और एगो माइनस में होता है। इसमें क्या होता है, एगो प्लस में होता है और एगो कच्चे में होता है, तो माइनस में होता है। चलो बाबू, सबको पता है ना कि कैसे ये क्या होता है, तो यस सर हमको पता है, इसको पता है। अब सुनना तुम लोग, क्या होता है इसमें किसी भी बिंदु को हम किसके रूप में लिखते हैं, कोई भी बिंदु जो होता है ना, कोई भी जो बिंदु होता है उसका निर्देशांक जो होता है, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, तो x, y। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है। और x, y में इसको पहला का बोलते हैं भुज, पहला का बोलते हैं भुज, और दूसरा का बोलते हैं कोटि। दूसरा का बोलते हैं काची, कोटि। जैसे आपसे सवाल पूछेगा, बताओ -4,3 में भुज का मान में भुज क्या होगा, भुज क्या होगा, तो पहले का भुज बोलते हैं -4 होगा। फिर पूछेगा कोटि क्या होगा, तो 3 होगा। फिर पूछेगा कोटि क्या होगा, तो 3 होगा। चलो यहाँ तक बाबू मेरे शेर और शेरनी को यहाँ तक कंप्लीट है। यस सर यहाँ तक हमको कंप्लीट है। आगे बढ़िए सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस बात इतना याद रखना, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है बाबू, इतना ही फॉर्मूला नहीं है कि एक्स अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, वाई अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं। तो अब सुनना ध्यान से कि किसी बिंदु से एक्स अक्ष के दूरी को, किसी बिंदु से एक्स अक्ष के दूरी को कोटि कहते हैं, और वाई अक्ष के दूरी को हम भुज कहते हैं। एक्स अक्ष के दूरी को हम क्या कहते हैं, कोटि, और वाई अक्ष के दूरी को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखना लो, आप लोग इस बात को क्या रखना बाबू, ध्यान रखना लो। और यहाँ पे सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि दूरी का सूत्र क्या होता है। सबसे वीवीआई सूत्र बाबू, दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - के x1 के होल स्क्वायर अब प्लस में y2 - के y1 का होल स्क्वायर। y2 - के y1 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दूरी के सूत्र है। अगला सवाल आता है कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है √x² + के y², √x² के प्लस में y²। जैसे में एक सवाल कह देगा कि 3,4
3,4 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो √3 के स्क्वायर प्लस के 4 के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का अगर जोड़ देना है बाबू जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, जोड़ देंगे 25। 25 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो बता दो क्या होगा। 25 को रूट से बाहर निकाल देंगे तो क्या आएगा बाबू, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये था बाबू मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है। अगला बाबू कि मध्य बिंदु का, कौन से बिंदु का बताओ, मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु हम ले लेते हैं x, y की कोई भी फॉर्मूला x कोई भी बिंदु x, y के फॉर्म में होता है तो x1 प्लस के x2 बटा में 2 और y1 प्लस के y2 बटा में 2। ये किसका फॉर्मूला है बाबू, तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस के x2 बटा में 2 और y1 प्लस के y2 बटा में 2। तो इसको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है केंद्रक का क्या सूत्र होता है, केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो याद रखना बाबू, कोई भी बिंदु x, y होता है तो बाबू हो जाएगा x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटा में 3 और y1 प्लस के y2 प्लस के y3 और बटा में 3। ये केंद्रक का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, तो केंद्रक का फॉर्मूला है। कैसे का फॉर्मूला है, तो केंद्रक का फॉर्मूला है। और इस चैप्टर में 2 और रह गया, एगो विभाजन सूत्र रह गया और एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो कोई पूछे कि बताओ विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो देखो किताब में कुछ और देता है, विभाजन सूत्र में किताब में कुछ और देता है, लेकिन हम जो बताने वाले एकदम बेस्ट बताने वाले हैं। याद रखना है 12/21/12, फिर याद रखना है 12/21/12। यानी यहाँ पे बोलना है कि m1x2 प्लस के m2x1 बटा में m1 प्लस के m2 कोमा m2y2 प्लस के m2y1 बटा में m1 प्लस क्या चीज m2, m1 प्लस क्या चीज m2। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू ये फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। वो नहीं याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उसको याद नहीं रखना है। याद रखना बाबू 1/2, यहाँ पे लिखना है x1, इधर लिखना है 2 3 प्लस में यहाँ पे लिखना है x2, फिर लिखना है 2 3 3 1 2 3 3 1, फिर याद रखना है x3 और यहाँ 2 3 3 1 और 1 2 2 3 3 1 और 1 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 7 में इतना ही फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। एक और बात याद रखना, जो संरेखी कब होगा, जब त्रिभुज संरेखी जब होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 ले लेना है। संरेखी होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब आ जाते हैं हम अपने प्यारे से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, तो हम बिना किसी टाइम बर्बाद किए हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है ट्रिगो, जिसका क्या नाम है, ट्रिगोनोमेट्री। इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। सबसे पहला सवाल बाबू यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है। फिर बाबू टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला p/b होता है। फिर कोई पूछेगा बताओ कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो p क्या बोलते हैं, b/p होता है। फिर कोई पूछेगा बताओ सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो h/b होता है। फिर कोई पूछेगा बताओ कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो h/p होता है। h बाई क्या होता है, p। इन सभी विद्यार्थियों को याद है, यस सर याद है हमको ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। आगे के क्या प्रोसेस है बाबू, आगे के जो प्रोसेस है कि अगर तुम साइन थीटा को कोसेक थीटा में गुना करोगे तो एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। तो यहाँ से साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/कोसेक हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। फिर यहाँ से कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो 1/साइन हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, साइन। तो ये बाबू 3 का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। फिर अगला जो हम देखने वाले हैं कि अगर हम गलती से कभी कॉस थीटा में सेक थीटा से गुना कर दे, कॉस थीटा में सेक थीटा से क्या कर दे गुना, इसका मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बाबू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बताओ ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला 1/सेक लिख सकते हैं, 1/सेक लिख सकते हैं। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो 1/कॉस, 1 का चीज कॉस। तो यहाँ से आप लोग 3 और फॉर्मूला याद कर लो। कितना फॉर्मूला याद कर लेना है, 3 तो और फॉर्मूला याद रख लेना है। ठीक है ना। और आगे का क्या प्रोसेस है, चलो एक और है बहुत ही प्यारा,
कि टेन थीटा में अगर हम कॉट थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट लिख सकते हैं, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं। अगर बाबू गलती से हम कभी साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो टेन थीटा आएगा। कितना आएगा? टेन थीटा आएगा। अगर गलती से हम कभी कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग कर देंगे तो कॉट थीटा आएगा। कितना आएगा? कॉट थीटा आएगा। तो इन सारे बातों को आप लोग को याद रखना है, इन सारे बातों को आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो इसको मिटाते हैं और अगला टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। इसमें सबको पता होगा कि एक बाबू एक शुरू में छूट गया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको बाबू याद रखना लो, इसी से सारा चीज हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। अब आगे आते हैं कि इसमें और भी कौन कौन सा फॉर्मूला और मान होता है। तो एक बाबू पूरक होता है। क्या होता है? पूरक होता है। याद रखना लो कि साइन का पूरक होता है कॉस। याद रखना साइन 90 माइनस के थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर याद रखना है कॉस 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। फिर आगे का जो प्रोसेस है कॉट 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। फिर आगे का प्रोसेस है सेक 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और आगे है बाबू कॉसेक 90 माइनस के थीटा ये क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, जो काफी ज्यादा का है इंपॉर्टेंट है। अगर बाबू हम गलती से ऐसे लिखे रहेंगे, चलो अभी नहीं, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1 होगा। यहाँ से अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा का मान खोजोगे तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इस पे से भी स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे देख लो हाई तो एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करोगे तो अपने से निकाल दोगे। अगर इतना याद रखते हैं तो खुद से निकाल सकते हो, खुद से निकाल सकते हो। आगे के सवाल क्या है बाबू, आगे के सवाल बहुत वैसे ही है। याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहां से भी फॉर्मूला निकलेगा सेक थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का वो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस के क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम गलती से बोल दे कि बताओ टेन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो बस 1 इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बता दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां तक बाबू सबको क्लियर है? बताओ तो किसी भी विद्यार्थी को थोड़ा सा भी दिक्कत तो बताओ। यहां तक में किसी भी विद्यार्थी को डाउट हो तो बताना। नो सर कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बाबू चैप्टर नंबर, इसके बाद एक आता है डिग्री मान। क्या आता है बता दो, डिग्री मान आता है, जो तुम लोग को याद रख लेना है बाबू। डिग्री मान लिखने में तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 8 में आप लोग को इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 में आपको इतना ही मान को याद रखना है, ठीक है ना। याद रहेगा ना, बोलो। अब आते हैं हम लोग कुछ ब्रीथ से संबंधित जो फॉर्मूला होता है उसमें आते हैं। क्या चीज से संबंधित बता दो, तो ब्रीथ में कह रहा है कि ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ब्रीथ पर ना अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम लोग आगे हैं जिस चैप्टर में, उसका नाम है ब्रीथ। क्या बाबू, ब्रीथ में आगे हैं। बाबू सवाल नंबर 1 है कि ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसका आंसर होगा अनंत। ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। तो किसी ब्रीथ के किसी एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, सुना ध्यान से। ये ब्रीथ पर कितना, देख लो, मान लो ये ब्रीथ है और अनंत रेखा खींचा जा सकता है, अनंत रेखा खींचा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि किसी ब्रीथ के एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु पर कितना तक, ओनली 1। किसी ब्रीथ के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जाता है, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। तो यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन कि किसी ब्रीथ पर
किसी वृत्त पर कितनी, किसी वृत्त के एक बिंदु पर, किसी वृत्त के एक बिंदु पर, किसी वृत्त के एक बिंदु पर, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका आंसर होगा बाबू 1। क्या जी 1 होगा। सबको याद रहेगा ना? यस सर हमको याद रहेगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, मान लो कि ये वृत्त है, अभी बाहर में एक बिंदु है, तो यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है तो 2 गो। कितना खींचा जा सकता है तो 2 गो। तो याद रखना अगला क्वेश्चन कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर, वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। तो याद रखना है 2 गो। को याद रखना है 2 गो। अभी हमने खींच के दिखाया कि कैसे होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर बताओ, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो एक से कौन स्पर्श रेखा था? एक भी नहीं। अगर वृत्त के अंदर कोई बाबू बिंदु है तो यहाँ से कितना स्पर्श रेखा? तो एक भी नहीं। वृत्त के अंदर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक भी नहीं। याद रखना है नहीं। याद क्या रखना है? एक भी नहीं। याद रखना है एक भी नहीं खींचा जा सकता है। ये सब जो बात हम लोग बता रहे हैं, जान रहे हैं, सारे का सारा वृत्त लेसन से जान रहे हैं। किस पार्ट से जान रहे हैं? वृत्त पार्ट से जान रहे हैं। अब आते हैं बाबू वृत्त में कि और क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो बाबू कोई पूछेगा बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कोई पूछे बताओ वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है? तो जो वृत्त का परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अगर कोई पूछेगा बताओ कि अब आते हैं अर्धवृत्त में। ये बाबू पूरा का पूरा क्या था? वृत्त था जिसका त्रिज्या r होता है, व्यास को d से सूचित करते हैं। d का फॉर्मूला होता है 2r और r का फॉर्मूला होता है d/2। याद रखना तुम सब। और उसके बाद आते हैं कौन वृत्त में? अर्धवृत्त में। कौन सा वृत्त में? अर्धवृत्त में आते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, वृत्त मतलब क्या चीज? आधा वृत्त। इसमें भी बाबू क्षेत्रफल होता है। इसका भी क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। याद रखना है कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और इसका भी बाबू परिधि होता है। इसका भी क्या होता है? परिधि होता है। तो इसका फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस के 2r। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बता दो? पाई आर प्लस के 2r। याद रहेगा ना? यस सर याद रहेगा कि परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस के कौन आर? 2r। तो इस बात को आप लोग याद रखना लो। इसी पार्ट में बहुत सारा फॉर्मूला है इसमें, ठीक है ना, जिसको हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, अगला फॉर्मूला है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अगला फॉर्मूला है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर। θ/360 गुना में कौन आर स्क्वायर? तो पाई आर स्क्वायर होता है। याद रहेगा सबको? यस सर याद रहेगा। अगला फॉर्मूला है कि चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। ये चतुर्थांश क्या होता है सर बताइए ना। ये बाबू चतुर्थांश, सबको क्या कहेंगे हम? चतुर्थांश। वृत्त में कौन चतुर्थांश होता है? 4 गो होता है। याद रखना कि एक वृत्त क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 4 गो होता है, 1/4 हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई। वृत्त की चाप की जो लंबाई का फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 गुना में 2 पाई आर। θ/360 गुना में कौन पाई आर? 2 पाई आर होता है। यस सर यहाँ तक याद है, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ बाबू यहाँ पे कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, एक लघु होता है, दीर्घ होता है, वो आगे के कंसेप्ट है, ऑफलाइन में सीख लेना लो। θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है। कहो सर वृत्त खंड कहाँ होता है? यही है बाबू वृत्त खंड। ये क्या है? वृत्त खंड है। तो यहाँ तक बाबू सभी को क्लियर होगा? बाबू कमेंट करो यस सर यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या चीज है।
आगे क्या क्या चीज है। चलो जो जो बाबू मेन चीज है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। अब आगे है बाबू हम लोग का वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे बाबू इसका हम फिगर बना देते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो बाबू पहला फॉर्मूला के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और दूसरा का फॉर्मूला के वर्ग का परिमाप क्या होता है, और तीसरा का फॉर्मूला के वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तीसरा का फॉर्मूला वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो परिमाप का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 4a, विकर्ण होता है √2a, √2a। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2a, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है तो √2a होता है। ये बात सभी को पता है, यस सर यस सर ये पता है। अब आते हैं हम लोग, जानते हो कच्ची में, अब आते हैं हम लोग आयत में। ये वर्ग था बाबू, ये वर्ग था। अब आते हैं हम लोग कच्ची में आयत में। तो आयत क्या होता है देख लो, आयत, आयत इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। यहाँ पे बाबू ये है आयत, ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, इसमें 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई होता है। तो इसमें भी एगो क्षेत्रफल होता है और एगो विकर्ण होता है, एगो परिमाप होता है, एगो क्या होता है बाबू परिमाप होता है, और तीसरा का जो है ये क्या होता है विकर्ण होता है। क्या होता है तो विकर्ण होता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, विकर्ण का फॉर्मूला 2 × l + के b, अब विकर्ण सॉरी परिमाप का फॉर्मूला 2 × l + b, विकर्ण हो जाएगा √l² प्लस के काची b²। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है इसके बारे में। सभी को क्लियर है यस सर आयत क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग आयत के बाद घन पे, इसमें आएंगे हम लोग आयत के बाद आ जाते हैं घन में कि घन क्या होता है। घन जो होता है वर्गाकार होता है, घन जो होता है कैसा होता है तो वर्गाकार होता है, जिसमें कोना होता है बता दो। चलो घन है, इसका क्या नाम है घन है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। कोई पूछेगा कि सर इसमें बताओ किनारा कौगो, घन में किनारा कौगो तो 12 गो किनारा होता है। कोई पूछेगा बताओ घन में कोना कौगो, कोना को ही शीर्ष बोलते हैं, तो कोना होता है 8 गो, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। कोई पूछेगा बताओ कोना को ही शीर्ष बोलते हैं, कोना को ही क्या बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। कोई पूछेगा बताओ इसमें सतह कौगो होता है, सतह 6 गो होता है। कोई पूछेगा कि बताओ विकर्ण कौगो होता है, तो इसमें जो विकर्ण होता है वो 4 गो होता है, इसमें विकर्ण कौगो होता है 4 गो होता है। घन के बारे में कोई पूछेगा बताओ घन के आयतन क्या होता है, तो बोलना है भुजा क्यू मतलब AQ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है तो 6a² होता है। कोई पूछेगा बताओ घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का जो विकर्ण होता है √3a होता है। क्या होता है √3a होता है। तो इसको घन के बारे में इतना याद रखना है, घन के बारे में इतना याद रखना है। अब आते हैं घन के बाद हम लोग घनाभ पे, घन के बाद किस पे आएंगे घनाभ पे आएंगे। ये वीडियो बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। घन के बाद आते हैं बाबू घनाभ पे कि घनाभ क्या होता है। घनाभ जो होता है आयताकार होता है, सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी बाबू उतना ही विकर्ण उतना ही कर्ण उतना ही शीर्ष उतना ही मतलब सतह सेम वैसा ही होता है। मतलब इसका जो ये डायमेंशन होता है ये बराबर नहीं होता है, इसका डायमेंशन बराबर नहीं होता है। इसमें बाबू पहला फॉर्मूला कि इसमें घनाभ का आयतन क्या होता है, फिर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फिर घनाभ का जो विकर्ण होता है, जो घनाभ का विकर्ण होता है ये क्या होता है। तो घनाभ का आयतन LBH होता है, 2 × LB + BH + LH होता है। और फिर बाबू विकर्ण का फॉर्मूला √l² प्लस के b² प्लस के h², याद रहेगा ना। तो ये मेनली 3 का फॉर्मूला है किसके बारे में तो घनाभ के बारे में, कैसे के बारे में घनाभ के बारे में ये बाबू मेनली फॉर्मूला है। उसके बाद देख लो ठीक है ना। तो घनाभ हो गया, क्या होगा बाबू घनाभ हो गया। अब घनाभ के आते हैं बाबू उसके बाद बेलन में। घनाभ के बाद किस पे आएंगे हम लोग घनाभ के बाद आएंगे बेलन। घनाभ के बाद किस में आएगा बेलन में आते हैं कि बेलन क्या होता है। यही तो है बाबू बेलन, जितना भी तू सब पाइप दे तो मेरा मार्कर क्या है बेलन है, मेरा मार्कर क्या है बेलन है। तो ये है बेलन, क्या है बेलन है। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, क्या बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। इसमें बाबू बहुत सारा फॉर्मूला है तुम लोग याद रखना। सिलेंडर में पहला फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 2πRh, 2πRh। अगला फॉर्मूला आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 2πr × r + h। उसके बाद बाबू आता है
आता है आयतन, बेलन के का चीज आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बाबू आता है इसमें बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, आधार जो होता है वृत्त की तरह होता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर होता है। फिर बाबू बेलन में आधार का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो बेलन के आधार का परिमाप होता है, बेलन के आधार के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे हम लोग को। तो बाबू बहुत अच्छा, ये था बाबू का चीज बेलन। बेलन के बाद आते हैं बाबू शंकु पर, बेलन के बाद क्या पे आते हैं शंकु में, कि शंकु में क्या क्या होता है। तो ये बाबू मेनली देखे तो ये है शंकु, ये क्या है शंकु। देखो हम वही फॉर्मूला बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है, हम वही फॉर्मूला बताएंगे जो एग्जाम में आता है। ये है बाबू शंकु, इंग्लिश में बोलते हैं कोन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कोन। इसमें भी बाबू वही फॉर्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसमें होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फिर इसमें भी क्या होता है आयतन होता है, इसमें भी क्या होता है आयतन होता है। इसमें वक्रफल हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर इंटू में एल प्लस के आर हो जाएगा। यहाँ पे बाबू आयतन में हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसको एच बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल का फॉर्मूला होता है √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सब निकालना ला लो, यहाँ से सब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा सर, सब निकल जाएगा। तो शंकु के बारे में ये मुख्य रूप से यही सब बातें हैं, ठीक है ना। उसके बाद शंकु के बाद आते हैं गोला। ये है बाबू गोला, नहीं वृत्त नहीं है, ये गोला है। ये क्या है गोला है, यहाँ पे लिखते हैं गोला। क्या लिखते हैं गोला, इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इसको स्फीयर बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो गोला में क्या होता है कि गोला का आयतन होता है, गोला का क्या होता है आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके बारे में था बता दो, तो ये जो था गोला के बारे में था। किसके बारे में था गोला के बारे में। तो गोला में दुई को मात्र फॉर्मूला याद रखना है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद गोला के बाद आता है अर्धगोला। गोला के बाद क्या आता है अर्धगोला। अर्धगोला बोले तो कटोरा, अर्धगोला बोले तो क्या चीज कटोरा, यानी अर्धगोला सेमी स्फीयर अर्धगोला। अर्धगोला इसमें बाबू फॉर्मूला जो होता है एगो आयतन होता है, एगो आयतन होता है और एगो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एगो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एगो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ पृष्ठीय हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर यहाँ तक याद हो गया हमको, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़िए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब था क्या चीज के बारे में, शंकु के बारे में। क्या चीज के बारे में शंकु के बारे में था। अब एक होता है छिन्नक, जो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है तुम लोगों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम किस चीज पे आ जाएंगे, अब आ जाते हैं माध्य माध्यिका और क्या चीज पे बहुलक में। इसमें आ जाएंगे हम माध्य माध्यिका और बहुलक में आ जाते हैं। तो याद रखना बाबू तुम लोग कि माध्य के क्या फॉर्मूला होता है, माध्य का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ बाई एन। सिग्मा एफ बाई क्या होता है एन होता है। यस सर ये याद है, सबको याद है। अगला फॉर्मूला है बहुलक का। क्या चीज का फॉर्मूला बाबू बहुलक का। और उसके बाद फॉर्मूला है माध्यिका का। उसके बाद फॉर्मूला है का माध्यिका का। जो बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस के f1 माइनस के f0 बटा में 2f1 माइनस के fo माइनस के f2। बताओ सबको याद होगा कि नहीं होगा। यस सर याद हो जाएगा। और गुना में आई, गुना में क्या चीज आई का मतलब होगा कि कितना से उसका वर्ग अंतराल बढ़ रहा है, ये होता है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस के n/2 माइनस के सी बटा में f गुना में आई। ये बाबू किसका फॉर्मूला है तो माध्यिका का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है तो माध्यिका का फॉर्मूला है। इसमें और जानो कि बहुलक एक और फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस के 2 गुने माध्य, माइनस के 2 गुने का चीज माध्य होता है। ये फॉर्मूला हर हाल में याद रखना लो, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछता है, डायरेक्ट ये पूछ देगा एग्जाम में। तो मिटा देते हैं इसको। माध्य माध्यिका बहुलक में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसका रोल है, ठीक है ना।
तो इसको जरूर याद रखना लो। अब उसके बाद बाबू प्रायिकता में आते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता में आओगे, प्रायिकता में कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद वो कहेगा कि बताओ निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान क्या होता है, न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान का 1 होता है। तो प्रायिकता के बारे में तुम लोग इतना याद रखना लो, ठीक है ना। कोई पूछेगा बताओ प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो घटनों की संख्या बटा में कुल घटनों की संख्या, बटा में कुल घटनों की संख्या। अगर बाबू इतना तुम सब फॉर्मूला याद रखता है ना, तुम्हारे एग्जाम में 15 से 20 नंबर का सवाल इतना ही बन जाएगा। तो बाबू बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करेंगे कि कैसा वीडियो आप लोगों को लगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना।